दोस्तों जय हिंद जय भारत। आइए दोस्तों, सभी का हमारे चैनल MK सर लखनऊ में आपका स्वागत है। चलिए टीटी की तैयारी के लिए विज्ञान के क्वेश्चन लेकर हम आते हैं। आपको रोज 20 क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, आज के लिए आइए कुछ नए क्वेश्चन लेकर आए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का आज का, निम्न पदार्थों में किसका आयनन नहीं होता है। नीचे 4 पदार्थ हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा है एस्टिक एसिड और चौथा है CHCl3 मेथिल क्लोराइड। इन चारों में किसका आयनन नहीं होता है? तो सोडियम क्लोराइड का आयनन होता है, HCl का आयनन होता है, CH3COH का आयनन होता है। दोस्तों आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। CHCl3 का आयनन नहीं होता। आयनन नहीं होने का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है अगर पानी में घोला जाए तो वह अपने आयनों में टूटता नहीं है। ठीक है। दूसरा नंबर, आयनों से कौन बने होते हैं? पॉजिटिव और धनात्मक और ऋणात्मक जो आयन होते हैं उनसे जब मिलकर बनता है कोई यौगिक तो उनको कहते हैं आयनिक यौगिक, और वही यौगिक आयनों में जब जल में घोला जाता है तो टूट जाते हैं। ठीक है। जबकि मेथिल क्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है और यह टूटता आयन में टूटता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पोटास फिटकरी का सूत्र है। पोटास फिटकरी का सूत्र है। तो इसका जो दोस्तों सूत्र होता है वो होता है, इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर बी के साथ आपका चला जाएगा। ठीक है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस एंड 24H2O। ठीक दोस्तों, ठीक है, बाकी आपके 3 गलत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। भावी अध्यापकों के लिए तैयारी निरंतर जारी रहेगी हमारे चैनल पर विज्ञान विषय की, और आने वाले टाइम में, आने वाले समय में और भी विषय लेकर के हम आएंगे, जैसे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। धातुओं के पतले तार खींचे जाने का गुण कहलाता है। मतलब धातुएं हैं, अगर उनको खींचकर तार बनाया जाए तो इस गुण को क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए, आघातवर्धनीयता या ध्वनिकता या चालकता या तन्यता? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो डी के साथ चला जाएगा। इस गुण को तन्यता कहते हैं, जिस गुण के कारण धातुओं को गर्म करके खींचा जाता है और पतले तार बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। गर्म करने पर अपघटित होने वाला ऑक्साइड है। ये 4 ऑप्शन है आपको, ये सब ऑक्साइड हैं। पहला जो है वो किसका ऑक्साइड है? जिंक का ऑक्साइड है। दूसरा है एल्युमिनियम का ऑक्साइड, तीसरा है कॉपर का ऑक्साइड और चौथा है मरकरी का ऑक्साइड। तो दोस्तों इनमें यह बताना है कि गर्म करने पर अपघटित होने वाला ऑक्साइड कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो चौथे यानी डी के साथ चला जाएगा, मरकरी ऑक्साइड, अर्थात मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। वह खनिज अयस्क कहलाता है यदि, 4 उत्तर हैं आपके सामने। बताइए कौन सा उत्तर होगा? पहला, खनिज में उपस्थित धातु महंगा होता है इसलिए वह खनिज अयस्क कहलाते हैं, या खनिज से धातु निष्कर्ष किया जा सकता है, या खनिज से धातु का निकलना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, या खनिज से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है, अयस्क एक प्रकार के खनिज ही होते हैं, मैंने शायद एक पहली वीडियो में बता भी रखा है। और अयस्क वे खनिज होते हैं जिन खनिजों से आसानी से
कम लागत में सुविधापूर्वक धातु को अलग किया जा सकता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अयस्क। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों सी के साथ चला जाएगा, और आपका खनिज से धातु का निकलना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, यह सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, NH3 यानी अमोनिया गैस के जार में यानी बर्तन में, अमोनिया गैस के बर्तन में सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भीगी छड़ ले जाने पर बनता है, क्या बनता है? जब NH3 है, स्वाभाविक है इसका बर्तन हो गया, इसमें NH3 गैस भरी हुई है, अमोनिया गैस, इसमें HCl से भीगी एक कांच की छड़ ले जाते हैं, तो अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब क्रिया करेगी तो कौन सा यौगिक बनेगा? पहला उत्तर है नाइट्रोजन क्लोराइड, दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड, और चौथा है NOCl। ठीक है, नाइट्रिक क्लोराइड। तो इसमें आपको उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा, उत्तर सी के साथ चला जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनता है, जिसके कारण सफ़ेद धुआं निकलता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। तो यह बताना है कि बेरिलियम का विकर्ण संबंध किससे संबंधित है। यदि आपने आवर्त सारणी पीरियाडिक टेबल पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि दूसरे आवर्त के तत्व और तीसरे आवर्त के तत्वों में विकर्ण संबंध होता है। ठीक है, विकर्ण का मतलब जानते ही होंगे, जैसे मान लो कोई आयत है तो विकर्ण का मतलब ऊपर वाले कोने को कोने में मिला दो तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण। इसमें दो विकर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार जब दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त आपके मान लीजिए आपका दूसरा आवर्त ये है और तीसरा आवर्त ये है, तो यहाँ ये क्या है, ग्रुप वाले तत्व हैं। तो मान लीजिए दूसरे का ये पहला ग्रुप और ये दूसरे का ये, ठीक है, तीसरा आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त में इन दोनों तत्वों के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है, मतलब उनमें समानता पाई जाती है। तो अगर लिथियम का मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध है तो बेरिलियम का किसके साथ होता है? तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। बेरिलियम का विकर्ण संबंध एल्युमिनियम के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ हो अवतल दर्पण के सामने कि जो उसका प्रतिबिंब बने वो सीधा बने, आभासी बने और बड़ा बने। तो ऐसा एक ही स्थिति में होता है, वो किस में होता है दोस्तों? ये डी नंबर आपका सही है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच यदि हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। और अन्य स्थितियों में चाहे फोकस में रखें तो अनंत में बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है और वास्तविक बनता है। अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इस प्रकार से आपको डिटेल जो है वीडियो में बनाकर आपको ये भी दे देंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेंस में ऐसा बिंदु, लेंस कह रहा, दर्पण नहीं कह रहा, लेंस में ऐसा बिंदु जिससे प्रकाश बिना किसी विचलन के गुजरता है, वह बिंदु क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों। पहला उत्तर है आपका ध्रुव, तो लेंस में ध्रुव होता नहीं है तो ये उत्तर आपका होगा नहीं। फोकस, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र, ये तीनों लेंस में होते हैं। तो बताइए कौन सा ऐसा बिंदु है? देखिए, जब फोकस से होके जाता है तो समानांतर हो जाती है, जब वक्रता केंद्र से होके जाता है तो बताइए क्या होता है, और जब प्रकाशिक केंद्र से होके जाता है तो जब प्रकाशिक केंद्र से होके जाता है तो बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाती है प्रकाशिक किरण। तो आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निकट दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति को अपने चश्मे में
प्रयुक्त करना होगा। मतलब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, मतलब पास की वस्तु तो दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। साफ साफ देखने के लिए यानी दूर की भी वस्तु को देखने के लिए वो अपने चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करेगा या लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। आंसर ए के साथ आपका चला जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों एक अगला और नया क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक दूरदर्शी के अभिदृश्य तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः FO व FE हैं तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, यानी लगभग क्या होगी। लगभग होगी FO प्लस FE या माइनस FO अपान FE या FE अपान FO या 1/2 नीचे ही FO प्लस FE। FO क्या है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, और FE क्या है, अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवर्धन क्षमता होगी जब FO और FE हो तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो बी आपका उत्तर सही है। आवर्धन क्षमता M बराबर माइनस FO अपान FE होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। धातुओं में विद्युत चालन की क्रिया उसमें उपस्थित किसके कारण होती है। 4 उत्तर है आपके पास। पहला उत्तर है परमाणुओं के कारण होती है, दूसरा है प्रोटॉनों के कारण होती है, तीसरा उत्तर है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, और चौथा ऑप्शन है आपके पास अणुओं की टक्करों से होती है। यानी कोई भी धातु है उसमें जब विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत का इलेक्ट्रिक करंट मतलब लाइन जोड़ते हैं तो उसमें विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, बताइए, आपने सोच लिया होगा उत्तर इसका जो होगा वो सी नंबर सही हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है, किस में होता है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब जानते हैं आप लोग, देखिए मैं बताता हूँ। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का मतलब ये होता है कि यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह तार गर्म हो जाता है, और इसी घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। एक और दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी होता है। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, तो इस घटना या विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत मोटर में ऐसा होता नहीं है, ट्रांसफार्मर में ऐसा होता नहीं है, फ्यूज में ऐसा होता है। दोस्तों आपका उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, फ्यूज। फ्यूज में क्या होता है, जब एक निश्चित मतलब जो रेटिंग दी जाती है कि विद्युत धारा इतनी ही पास हो, जब उसमें ज़्यादा आ जाती है विद्युत धारा तो वो गल करके कनेक्शन को काट देता है और आगे आने वाले जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं वो बच जाते हैं। तो इसमें फ्यूज में विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है दोस्तों, आपका लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। पहला उत्तर है दोस्तों आपका आवेश के, दूसरा है ऊर्जा के, तीसरा है द्रव्यमान के, और चौथा है संवेग के। बताइए दोस्तों, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। देश के भावी अध्यापकों के लिए टीटी की तैयारी के लिए विज्ञान के क्वेश्चन आपके सामने करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका वो बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है लेंज का नियम। ठीक है, ओके, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शायद मेरा अनुमान है सभी को पता हो,
कौन सी है? यकृत, पिट्यूटरी, अग्न्याशय या थायराइड? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है दोस्तों वो यकृत होती है। पिट्यूटरी को क्या कहते हैं दोस्तों? ये मास्टर ग्रंथि होती है। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, जल का संवहन होता है, यानी जल एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होता है, किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कार्टेंक्स द्वारा या अंतः त्वचा के द्वारा? बताइए दोस्तों किसके द्वारा प्रवाहित होता है? यहाँ जो उत्तर होगा जल और जा से जाइलम, ये दोनों एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अर्थात जल का संवहन जाइलम के द्वारा दोस्तों होता है। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको? अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन मैंने दोस्तों बताया आपको, थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है, या पिट्यूटरी को कहा जाता है, या थाइमस को, या एड्रिनल को? तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर है आपको मालूम हो गया होगा, बी आंसर आपका सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? 1000 से 1100 ग्राम, 1300 से लेकर 1500 ग्राम, या 900 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम, या 1600 ग्राम से लेकर के 1800 ग्राम के बीच होता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर बी हो जाएगा। 1300 से लेकर 1500 ग्राम के बीच में मस्तिष्क का भार होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। ठीक दोस्तों, आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बीजों का निर्माण होता है, अर्थात किससे होता है? अंडाशय से होता है, या बीजांड से होता है, या परागनली से होता है, या भ्रूण पोष से होता है? बताइए दोस्तों किससे होता है? तो जो बीजों का निर्माण होता है दोस्तों वो बीजांड से होता है, अर्थात उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, बीजों में पीला तथा गोल लक्षण होता है, किसके कारण? पूर्ण प्रभावी, अप्रभावी, समप्रभावी, अपूर्ण प्रभावी। दोस्तों थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रटे नहीं जा सकते हैं। अगर थ्योरी हमको पता है तो हम उसकी सहायता से कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर होगा आपका दोस्तों, उत्तर ए के साथ चला जाएगा, पूर्ण प्रभावी होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।